नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि इस वक्त उसी की चर्चा चारों तरफ है। बिटकॉइन ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया। ये $1,00,000 के पार इसकी कीमत जा चुकी है। भारतीय मुद्रा में 86 लाख से ज्यादा का एक बिटकॉइन। तो भाई सब इसकी चर्चा तो करेंगे, लेकिन आपकी मेमोरी में साफ होगा कि भारत में क्रिप्टो करेंसी की राह, बिटकॉइन या इथेरियम, जो भी आप नाम ले लें, आसान नहीं रही है। तो वो तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए देख लेते हैं अभी बिटकॉइन में ऐसी क्या हलचल हो गई। 1 लाख के अलावा जो इतनी बात हो रही है, तो भाव जो है ये $1,03,000 के भी पार जा चुका है। ये इसका हाईएस्ट है जो इसने टच किया है। ठीक है साहब, और क्या हुआ? 4 हफ्ते में 45% तक की तेज़ी ये दिखा गया। याद कीजिए अमेरिकन इलेक्शंस के रिजल्ट आए को कितना वक्त हो गया, और वहाँ से ये जो तेज़ी है हमने आती हुई देखी। 2024 की बात कर लीजिए तो करीब 150% हो गया। 143% की तेज़ी इसने दिखा दी है 2024 में। ईयर टू डेट हम बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ये चमका है। ऑफ कोर्स माना जा रहा है कि ट्रंप साहब या उनके और तमाम जो उनके साथ के लोग हैं, अब तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में ऐलान कर दिया है कि जो है इलॉन मस्क भी होंगे, वो तो बिटकॉइन के बहुत बड़े प्रवर्तक हैं या उसके फेवर करते हैं। ऐसे कई और लोग। देखिए, अब अगर 1 साल की बात करें तो 6 दिसंबर 2023 को ये 43,000 पर था, 43,494, और 5 दिसंबर को जो इसका हाईएस्ट रेट गया वो $1,02,585 पे गया। यानी 136% की तेजी इसने 1 साल के अंदर दिखा दी है। तो कैसे भी गणित लगा लीजिए, बिटकॉइन ने सरप्राइज किया है और यहां पर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन ये बहुत कुछ हुआ है अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद। लेकिन अब हिंदुस्तान में इसका क्या? क्योंकि हमारे यहां इसको लेकर अभी भी कोई खास स्पष्टता नहीं है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। वो पूरी टाइमलाइन आपके सामने खींचेंगे, जिससे समझ में आएगा कि भारत में बिटकॉइन को लेकर स्थिति क्या है। आपके मन में भी आ रहा है कि भाई अब ये तो फिर बिटकॉइन कहाँ का कहाँ निकल गया, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया, या फिर अभी भी बिटकॉइन में वो खतरे मौजूद हैं कि मुझे इससे दूर रहना चाहिए। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कॉइन DCX के CEO सुमित गुप्ता, रिफ्लेक्सिकल के फाउंडर और क्रिप्टो एक्सपर्ट अजीत खुराना साहब, और देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और KCC ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली साहब। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तीनों जाने माने चेहरे और अक्सर हम इनसे बातचीत करते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सुमित के पास आते हैं। सुमित, इस तेज़ी के पीछे एक बड़ी वजह तो जो हमें दिख रही है, अमेरिका में चुनाव होना, डोनाल्ड ट्रंप का आना, वहीं से सब कुछ घूमा है। लेकिन वो दिन कोई भूला नहीं है जब वो बड़ा सा एक्सचेंज धराशायी हो गया था। उसके बाद जो क्रैश हुआ था, अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, अब ये फिर से चढ़ गया है। कैसे समझें इसको? मतलब इतनी वोलेटिलिटी और उसमें इतनी तेज़ी, तो किस तरफ आदमी देखे, कहाँ देखे कि उसको समझ में आए कि मुझे करना क्या है? श्योर, आई थिंक सबसे पहले आप बोल रहे थे कि काफी सरप्राइजिंग था। एक्चुअली अगर आप उनसे बात करें जो इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से, उनके लिए सरप्राइजिंग नहीं था। एक्चुअली काफी टाइम से लोग वेट कर रहे थे और एक्चुअली मान रहे थे कि ये होगा। बहुत टाइम से आई थिंक ये इम्पेंडिंग भी था, बिकॉज बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही हैं। पहली बात, जैसे आपने बोला, ट्रम्प जी का इलेक्शन जीतना सबसे बड़ा मूवमेंट है। दूसरी बात, हर 4 साल में बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। तो हाल्विंग के बाद अक्सर अगर आप राइट फ्रॉम द स्टार्ट 2009 से देखेंगे, हर इलेक्शन के बाद बिटकॉइन में तेजी दिखी है। इस बार भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवंबर के बाद बिटकॉइन में तेजी दिखेगी, और जो कि दिखी भी है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा इस रैली में है। और एक तीसरी चीज जो हम देखेंगे, 2024 में ना इंस्टीट्यूशंस बहुत तेजी से बिटकॉइन में आए हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ETFs अप्रूव हुए हैं यूएस में। और जैसा कि मैं देखता हूं कि इसमें जो पहले एक रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी थी, वो अभी काफी हद तक क्लियर होते दिख रही है। यूएस इनफैक्ट उस वहां तक पहुंच गया कि वो बोल रहा है कि हम क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे, यूएस को, अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे। तो जब ऐसे स्टेटमेंट्स आप प्रेसिडेंट इलेक्ट से सुनने को मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो सबसे बड़ा देश है, वहां पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें एक्सपोजर लेना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि प्राइस में दिख रहा है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे, ये काफी प्रिडिक्टेबल था, काफी हाई कॉन्फिडेंस था कि ये रैली आने वाली है, और जब ट्रंप जीते तो दिखी भी हमें। तो अजीत साहब, जैसे उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब जीते, हमें दिखी, बिटकॉइन के हॉल्विंग की उन्होंने बातचीत की, साथ में उन्होंने कहा कि
ये प्रेडिक्टेबल था, तो फिर कहीं अगर कोई सत्ता चेंज होती है, फिर कहीं अगर कुछ बदलाव होता है, तो इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी फिर से खड़ी होगी कि ऐसा नहीं होगा? जब जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, मतलब कमला हैरिस से पहले, तभी भी बिटकॉइन $72,000 पार कर चुका था। तो तभी मतलब वो ट्रंप का इतना फैक्टर नहीं था। दूसरी चीज कि कोई एक फैक्टर जरूर अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने हमें बहुत उम्मीदें दी हैं क्रिप्टो के बारे में, और समझो वो खरी नहीं निकलती या उनका ध्यान इससे हट जाता है, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर होगा। लेकिन किसी एक फैक्टर से बात बढ़ या घट नहीं रही। एंड 2023 में, लगभग एक साल पहले, यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन, जैसे भारत में सेबी है, वहां पे एसईसी है, उन्होंने ईटीएफ अप्रूव किए थे। एक दर्जन लगभग ईटीएफ यूएस में आ गए हैं। वो रोज जाकर बिटकॉइन खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है घटते इंटरेस्ट रेट्स, ईटीएफ का मार्केट, पॉलिटिकल क्लाइमेट सही होना, यूएस का रेगुलेटरी क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा आनी, ये सब बहुत सारे फैक्टर हैं। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी कुछ समय तक। यूएस में रेगुलेटरी क्लैरिटी आनी, ये अजीत साहब ने अपनी अंतिम 2 पंक्तियों में कहा। शरद कोहली साहब, इसी चीज़ को भारत के संदर्भ में लेकर आता हूं कि देखिए, हम यहाँ पर सब बिटकॉइन को चढ़ता हुआ देख रहे हैं, तमाम एक्सचेंजेस हैं, अभी हमारे साथ सुमित बैठे हुए हैं, लेकिन जो रेगुलेटरी क्लैरिटी है, क्या आपको लगता है कि वो हिंदुस्तान में है इस वक्त? क्योंकि जब तक वो नहीं होगी तब तक हम किसी को क्या बोलें। चलिए, आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ पर बिटकॉइन को बताकर और बता रहे हैं वो 1 लाख के पार चला गया है। सुनने बोलने में सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या एक भारतीय निवेशक के लिए क्या टेक अवे है उससे? वो कैसे सोचे, कहाँ से अप्रोच करे? नमस्कार विपिन और मेरे सभी पैनलिस्ट को और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल, आपने अपने सवाल में ही कुछ तो जवाब दे दिया, नाना करते हुए, क्योंकि रेगुलेटरी क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लैरिटी दी थी, इसको कम से कम इलेजिटिमेट घोषित नहीं किया था। पर यह भी तो सच है विपिन के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है। हम कई दफे ये स्टेटमेंट सुन चुके हैं और दो पिलर्स खड़े हो गए हैं पूरे के पूरे सरकारी तंत्र में। एक तरफ रिजर्व बैंक है जो कि बिल्कुल इससे अपना मुंह मोड़ना चाहता है, पर क्योंकि रेगुलेटरी आरबीआई जो है वो लॉज नहीं बनाता है। दूसरी तरफ भारत सरकार है। तो अभी तो ये ऐसा है कि ना ले तो अफसोस होता है, और ले तो भी कुछ अफसोस होता है कि पता नहीं मैंने कोई ऐसी चीज ले ली जो कि पूरी तरह से अभी लेजिटिमेट नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। और इसको करेंसी कहना, भारत में रिजर्व बैंक ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसको करेंसी कहना गलत है, किसी भी तरीके से करेंसी नहीं है। अमेरिका में तेजी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे जो 2 सह पैनलिस्ट ने कहा, मैं उनसे इस बात पे सहमत हूं। पर जिस कारण से विपिन ये बढ़ा है, वही कारण मुझे चिंता में डालता है। अगर हम ट्रंप साहब की बात करें, हालांकि उन्होंने और कारण भी गिनवाए जो कि ठीक है, तो ट्रंप साहब बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और कल को उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो कि इसके खिलाफ है, तो वो एकदम चली जाएगी। दूसरा, हम क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं विपिन, तो भारत सरकार से जब तक क्लैरिटी नहीं आती, मान लीजिए भारतीय कोई निवेश कर भी देता है और सपोज $1 लाख का, ये कल को $1.25 लाख, $1.5 लाख हो भी जाता है, और कल को आपको उसके रेमिटेंस में, उसके पैसे लेने में, उसकी वॉलेट की हैंडलिंग में, किसी चीज में अगर दिक्कत आती है, फिर सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, मेरे पास तो दर्जनों केसेस सुनने में आए विपिन, जहां पर उनका वॉलेट में से चोरी हो गया सामान, मैं सामान यहाँ क्रिप्टो करेंसी को कह रहा हूं, उनके वॉलेट में से निकल गया, उनको पता नहीं लगा। ऐसे भी बहुत सारे केसेस सुनने में आए जहां पर कि वो काम ही नहीं किया, उनका पता लगा कि उनका वॉलेट ही काम नहीं कर रहा है, वो फोन खो गया। बहुत सारी इसमें अभी चीजें हैं। तो जब तक मैं मानता हूं कि एक भारतीय को निवेश वहां करना चाहिए जब भारत सरकार द्वारा लिखित कोई प्रोटोकॉल बन जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाए, गाइडलाइंस बन जाए, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन जाए। विपिन, जब तक ये नहीं होता है, मैं समझता हूं कि भारतीय निवेशकों को इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेना चाहिए। भले ही फोमो जिसको हम कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपने बताया $43,000 से, अब हम तो लोग बहुत सारे देख के अब अरे यार उसने कहा था, काश हम ले लेते, अरे यार मेरे दिमाग में आया भी था, काश हम ले लेते, आज मैं $60,000 कमा लेता, वगैरह वगैरह। मैं समझता हूं इस चीज को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जितना अपसाइड रिस्क है विपिन, उतना ही डाउनसाइड रिस्क भी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे परेशान करती है क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन की बात हो रही है, बाकी एथेरियम है, बाइनेंस कॉइन है, जितने भी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि ये एक न्यूज ड्रिवन एसेट है और इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट में भले इंक्लूड कर दिया गया है, पर खबरों के आधार पर चलता है। हम लोग सीएनबीसी आवाज पर ज्यादा समय स्टॉक मार्केट पर बिताते हैं विपिन। एक कंपनी है, उसका एक ऑफिस है,
उसकी एक बैलेंस शीट है, उसके फंडामेंटल्स हैं, उसमें उसमें आप पीई रेशियो निकालते हैं, बुक वैल्यू निकालते हैं, हम कंपनी की सेल्स देखते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास सिर्फ एक न्यूज फ्लो है। कोई अच्छी खबर आई तो ऊपर चल पड़ा, कोई बुरी खबर, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक मार्केट अच्छी खबर बुरी खबर पे ऊपर नीचे नहीं जाती है, परंतु उसके पीछे फंडामेंटल्स भी हैं। पर यहां पर विपिन मुझे उतने फंडामेंटल्स मजबूत तरीके से दिखाई नहीं देते हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि इन दो कारणों से मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स, आप थोड़ा बहुत स्वाद चखना चाहते हैं तो अलग बात है, पर मैं बहुत ज्यादा इसके फेवर में विपिन नहीं रहूंगा। अलाउ मी टू प्ले, एक डेविल्स एडवोकेट होता है आपके शो में। नहीं, तो मैं थोड़ा सा इससे जी, थोड़ा इससे बिल्कुल दूर रहने की सलाह देता हूं आपको, सच पूछें तो दिल की बात बता रहा हूं। ठीक है। नहीं, यहाँ हम तीनों ही लोग हैं, दो ऐसे मेंबरान हैं जो कि एक बिटकॉइन का एक्सचेंज चला रहे हैं, एक बिटकॉइन के बड़े एक्सपर्ट हैं और खुद उसके बड़े एक पुरोधा रहे हैं, बहुत पहले से उस पर काम कर रहे हैं। और आपकी भी एक राय है, आप देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट है, और यही तो हम दर्शकों तक एक विवेकपूर्ण चीज़ पहुंचा रहे हैं, फिर फैसला उनके हाथ में होगा। सुमित हंस रहे हैं, लेकिन सुमित, जो अभी कोहली साहब फूमो की बात कर रहे थे, आपकी कंपनी का एक बड़ा सारा फुल पेज इश्तिहार में आज अखबार में देख रहा हूँ, उसमें ऐसी लाइन लिखी थी कि आपका बेटा कल से आपसे ये ना पूछे कि पापा आपने 1 लाख पर क्यों नहीं खरीदा। तो ये जो चीज़ है सुमित, इसमें अगर हम कोहली साहब ने जो अभी सारी बातें बताई अगर उनको ध्यान में रखें तो फिर उतना ही संशय मन में आता है। तो एज एन एक्सचेंज आप उस पर क्या बोलेंगे कि ये किस हिसाब से कोई आए और उसको खरीदे? देखिए विपिन जी, रिस्क वाला जो पार्ट है उस बात से मैं सहमत हूँ। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी है, नया एसेट है, रिस्की है, उससे मना नहीं करूंगा। बट कुछ चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ शरद जी की, जो उन्होंने बोला कि इसके अंडरलाइन क्या है, कंपनीज में रेवेन्यू होता है, वहाँ पे एक कोई ऑफिस है चला रहे हैं। आई थिंक दुनिया डिजिटल हो रही है, दुनिया बदल रही है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। जैसे कि कंपनीज में रेवेन्यू होता है, अगर आप देखेंगे बहुत सारी ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां पे भी रेवेन्यू होता है। मैं आपको आज रियल टाइम में किसी भी दिन का, किसी भी टोकन का कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है मैं आपको ऑनलाइन दिखा सकता हूं। और ये किसी आप ऑडिट फॉर्म पे भरोसा नहीं करना, ब्लॉकचेन पे वेरीफाई कर सकते हैं। $1 बिलियन इथेरियम का रेवेन्यू पिछले महीने हुआ है, कभी 2 बिलियन हुआ है, उसके बेसिस पे चलता है। ऑफ कोर्स न्यूज का फैक्टर होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में भी न्यूज का फैक्टर होता है। बट ये कहना कि इसमें कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है, इनका रेवेन्यू नहीं होता या फिर लोग काम नहीं कर रहे हैं, हर क्रिप्टो के पीछे एक प्रोजेक्ट है। ऑब्वियसली सारे क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे इसमें असली नहीं भी हैं, बहुत सारे इसमें स्कैम भी होते हैं। बट जैसे कि अगर आप जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात करें तो इनमें एक अंडरलाइन टेक्नोलॉजी के ऊपर रेवेन्यू कलेक्शन होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। और अल्टीमेटली देखिए, आपका और मेरा कहना एक ओपिनियन है, बट अगर मार्केट इसको इतना वैल्यू कर रहा है, राइट, तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। अगर ब्लैक रॉक जैसे कंपनीज, इंस्टीट्यूशन जहां पे हजारों लोग काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर इसमें कुछ वैल्यू दे रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करें, तो उसमें कुछ तो बात होगी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, कितना उसके अंदर क्या है, वो टेक्नोलॉजी कितनी समझ में आती है, कितना उसके पीछे बैकिंग है, वो एक लंबा डिस्कशन है। बट मुझे लगता है कि तो शरद जी शायद इंटरवीन करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक हेल्दी डिबेट हम कर रहे हैं यहाँ पे। जी शरद जी। जी बिल्कुल, मैं देखिए सुमित ने जो बात कही मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, पर उन्होंने थोड़ी मेरी बात को इंटरप्रेट मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया। मेरा रेवेन्यू से मतलब सुमित, मेरा रेवेन्यू से मतलब बिटकॉइन के जरिए या बिटकॉइन के एक्सचेंज पर या बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म से या बिटकॉइन से आने वाले रेवेन्यू से मतलब नहीं था। मैंने जब आपको कंपनीज का स्टॉक एक्सचेंज का एग्जांपल दिया तो उसमें दो चीजें हैं, एक कंपनी फंक्शन कर रही है, एक उसका शेयर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का रेवेन्यू अलग आ रहा है और शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे अलग उनकी खरीद फरोख्त चल रही है। यहां पर बिटकॉइन से ही रेवेन्यू है, बिटकॉइन में ही रेवेन्यू है, बिटकॉइन पर ही रेवेन्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी बिटकॉइन की। इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। बिटकॉइन की कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है, ठीक है, आप माइनिंग, उसकी माइनिंग होती है, अब तो माइनिंग में भी वो लिमिटेड नंबर्स में है, इसीलिए ये भी एक शायद कीमत बढ़ने का कारण है कि वो लिमिटेड नंबर्स में है। आगे जाके शायद वो जो फॉर्मूला है, वो जो एल्गो है, वो उतना नहीं हो नहीं पाएगा, तो ये उस टाइम और बढ़ेगी। ये सब बातें ठीक हैं, पर मैंने जो एग्जांपल दिया आपको कंपनीज का, स्टॉक एक्सचेंजेस का, ये जो नेक्स्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, मैं उसकी बात कर रहा था। क्योंकि हम स्टॉक एक्सचेंज को डायरेक्ट करना, हम उसको थोड़ा हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं। समझदारी से किया जाए तो आप रिस्क कम कर सकते हैं, पर वहां एक कंपनी और बैलेंस शीट, बिटकॉइन पर रेवेन्यू है, बिटकॉइन से रेवेन्यू है, बिटकॉइन के ऊपर रेवेन्यू है, बिटकॉइन के नीचे रेवेन्यू है, सारा कुछ बिटकॉइन से। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, वहीं पर है। तो थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं उसमें थोड़ा सा फर्क है। मैं यही इंटरव्यू करना चाह रहा था विपिन। ठीक है। अजीत साहब आई थिंक कुछ कहना चाह रहे हैं, हंस रहे वो। जी अजीत सर, क्योंकि आपने इसको एक भारत में रहते हुए देखा, भारत के बाहर भी देखा, व्हाट इज योर टेक? देखो, 3 चीजें बताता हूँ कि सुमित जी एक बात कर रहे हैं और शरद जी दूसरी बात कर रहे हैं, और ये ना अन्य वो बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, जनरली क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है इन दोनों में मतभेद है, हालांकि है नहीं। मैं कह रहा हूं, जैसा आपने विपिन जी बिगिनिंग में भी कहा था
कि जो बिटकॉइन का दौर रहा है इंडिया में वो आसान नहीं रहा। तो हालांकि ये पंक्ति दूसरे संदर्भ में कही गई थी, लेकिन मैं जरूर दर्शकों से कहना चाहूंगा कि देखो, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस समय बात ये बनकर आ गई है कि रिस्की एसेट है, बिल्कुल ठीक। बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है, बिल्कुल ठीक। बिटकॉइन की हिस्ट्री में 3 बार वो 85% उसकी कीमत गिरी है। 10 सालों में 3 ऐसे समय आए थे जो 85% गिरी है। मेरे पास $550 का बिटकॉइन था, वो 20,000 पे गया था, मैंने बेचा नहीं, वो 3,000 पे आ गया। ये भी, और भाई आज भी मेरे पास वो पड़ा हुआ है। तो बात यहाँ पे ये है कि आप बैंक से ट्रांजैक्शन कीजिए, कभी कैश में मत कीजिए। रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज कैसे होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आता है, वो रिकॉग्नाइज करता है और उनके वेबसाइट पे लिस्ट मिलती है। उन एक्सचेंजेस पर ही कीजिए जो FIU रजिस्टर्ड है, और जब आपको मुनाफा मिले उस पर टैक्स भर के वापस आप अपने बैंक अकाउंट में ही डालिए। जब तक आप ये कर रहे हैं तब तक ये रेगुलेटरी क्लैरिटी ना होने की बात है ना, ये एक्सचेंजेस के लिए है। निवेशक के लिए इसमें क्या रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है? उन्होंने बैंक से डाला, रिकॉग्नाइज, इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एक्सचेंज में डाला, टैक्स भरा, सर्विस पे GST भरा, वापस इधर आ गए, इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने दिखा दिया। तो रेगुलेटरी क्लैरिटी है। हालांकि रेगुलेशन बहुत स्ट्रिंजेंट है, टैक्सेशन बहुत स्ट्रिंजेंट है, क्योंकि सेट ऑफ नहीं होते, फ्लैट रेट वगैरह है। और जो बिजनेसमैन है जैसे एक्सचेंजेस वाले, उनके लिए रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, ये मैं मानने को तैयार। लेकिन जो निवेशक है, जब तक वो वही कर रहा है जो मैं कह रहा हूं, क्रॉस बॉर्डर नहीं कर रहा, फॉरेन करेंसी में नहीं कर रहा, कैश में नहीं कर रहा, तब तक मुझे क्लियर नहीं है कि इसमें कौन सी भय, अनिश्चितता और आशंका वाली बात है। ठीक है, चलिए, तो सबके अपने अपने तर्क हैं, हर तर्क सुनने में सही लग रहा है। छोटा ब्रेक यहां पे लेना होगा। टैक्सेशन की बात आई, क्यों भारत सरकार ने इस पे इतना हैवी टैक्सेशन लगाया, और उस टैक्सेशन के बाद क्या सच में यहां पर निवेश है बिटकॉइन या इस तरह की कोई भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश एक फायदे का सौदा है या एक रिस्की अफेयर ही होगा? एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये 2-3 बड़ी बातें। वेलकम बैक। बात हो रही है बिटकॉइन की कि भाई बिटकॉइन है हाई और क्रिप्टो करेंसी से क्या हो सकती है कमाई। एक बार फिर ये बात बहुत चारों तरफ घूम रही, काफ़ी लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो सरताज है, जो टॉप मोस्ट करेंसी है बिटकॉइन, जो एक तरह से पर्याय बन गया इसका, उसने $1 लाख का फिगर पार कर दिया है। बड़ी भारी रकम। चलिए, तो ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। हमारे तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ बने। एक कोहली साहब, जो बड़ा प्रश्न है हिंदुस्तान के अंदर, जो अजीत साहब ने भी कहा कि आप उसको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कीजिए, टैक्स भरिए, फिर क्या चिंता है। तो जो टैक्सेशन वाली साइड है, भारत सरकार ने उसके ऊपर जो इतना हैवी 30% का टैक्स, फिर 1% का TDS गिफ्ट करें तो भी टैक्स ये लगा रखा है। क्या एक कैलकुलेशन में कुछ फायदे का सौदा होता है इतने हैवी टैक्सेशन के बाद? देखिए विपिन, अगर तो बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा है तो मुझे लगता है टैक्स देने में टैक्स पेयर को एतराज नहीं होता है। पर अभी जो बात हो रही थी उस पर मैं छोटी सी एक कमेंट करना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा कि अभी एक्सचेंजेस के लिए पूरी रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, मुझे लगता है बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर एक निवेशक आज मार्केट में आके कुछ निवेश कर रहा है, मैं फिर एक शेयर मार्केट की बात करता हूं, स्टॉक मार्केट की, वहां पर हमारे पास सेबी है, वहां पर हमारे पास स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत काम करते हैं, जिसको सेबी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। पर और निवेशक को इन सब संस्थाओं से एक कंफर्ट लेवल आता है कि भाई अगर स्टॉक एक्सचेंज में कल को कुछ हुआ तो मुझे पता है कि स्टॉक एक्सचेंज को सेबी की डायरेक्टिव आ सकती है। पर जहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, और इसी वजह से, यहीं से आपके जो सवाल का जवाब निकल के आता है विपिन, के इसी वजह से ये जो सौतेला टैक्स लगाया हुआ है, ये जो सौतेले तरीके से टैक्स लगाया हुआ है कि आपको ना तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं अगर आपको लॉस हुआ है। और मैं तो दर्जनों लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत पैसा इसमें पिछले चंद सालों में गवाया है। मैं ये नहीं कहता कि आगे भी गवाएंगे, पर पीछे बहुत गवाया, ये सब जानते हैं इस बात को, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, आप कोई खर्चे नहीं क्लेम कर सकते, कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सीधा आप 30% इस पर टैक्स दे दीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक सुविधा जरूर है कि अगर आप अपने रिश्तेदारों में इसको गिफ्ट कर रहे हैं, और रिश्तेदारों की लिस्ट सेक्शन 56(2) है इनकम टैक्स का, उसमें दी हुई है, उसमें मदर फादर, बेटा बेटी, दादा दादी वगैरह, मामा मामी, ये सब होते हैं। इन लोगों में अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं तो वो गिफ्ट के ऊपर जरूर टैक्स नहीं है, पर उसके अलावा इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में कवर किया हुआ है, और उसके अंतर्गत TDS भी है, 50,000 से ऊपर करते हैं तो TDS भी है। तो भारत सरकार ने क्या किया है कि इसको बजाय रेगुलेट करने के इस पर टैक्स कलेक्शन रखा है कि अभी ठीक है हम बैन नहीं करते, इसको इलीगल नहीं करते। हालांकि रिजर्व बैंक, मैं फिर दोहराना चाहूंगा,
इसके सख्त खिलाफ है, बार बार रिजर्व बैंक से बयान आया। तो आप इसको, इस पर टैक्स आप देते जाइए, अभी हम इसको, तो मुझे लग रहा है एक वेट एंड वॉच अप्रोच विपिन जो भारत सरकार की इस पर है, तो इसी वजह से निवेशकों को भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कहीं भागा नहीं जा रहा। अगर $1 लाख का आज हुआ है, कल $1.5 लाख का भी हो जाता है, 2 लाख का, तो शायद मेरे साथी कहेंगे कल को $3 लाख का भी हो सकता है, $1 मिलियन भी हो सकता है। तो बस ऐसा नहीं है कि बस निकल गई है। वो जो फोमो मैं कहता हूं, मैं फोमो नहीं मानता इसको, क्योंकि उतनी ही जल्दी ये उतरता भी है। अगर आप हिस्ट्री लेके देखेंगे, पिछला चार्ट देखेंगे 2-3 साल का, जिस रफ्तार से दौड़ता है उसी रफ्तार। जी राइट। तो क्विकली अब कुछ समय में सुमित क्या कहते हैं कि अगर हमें वाकई में या तो इस पार या उस पार वाली स्थिति, मतलब एक क्लैरिटी आए, टैक्सेशन एक चीज़ है वो अपने आप में अलग है, लेकिन जो कोहली साहब ने भी चिंता जताई कि भाई एक्सचेंजेस भी, तो हमने देखा आप तो अभी काम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे और एक्सचेंजेस थे वो अब नहीं है, तो कहीं ना कहीं निवेशकों को वो भी मन में आता है कि भाई मेरा क्या होगा। बिल्कुल विपिन जी, आई थिंक बहुत सही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है लोगों का। मोर देन एनीथिंग आम इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके लिए रेगुलेशन जैसे यूएस में है, SEC में देख रहा है, होपफुली आगे कुछ रेगुलेशन लेके आएगा। इंडिया में मैं फुली मानता हूँ कि रेगुलेशन होना चाहिए, एक रेगुलेटर होना चाहिए जो एक ऑथराइज्ड लाइसेंस्ड एक्सचेंजेस को सुपरवाइज करे, मॉनिटर करे, देखे कि सब चीजें सही चल रही है, कस्टमर प्रोटेक्ट रहे। बट उसमें ये भी मानना जरूरी है कि एक नई टेक्नोलॉजी है, नई इंडस्ट्री है। FIU जैसे कि आप देखेंगे, FIU ने अभी एक्सचेंजेस को रजिस्टर किया, ऑथराइज किया है, जैसे CoinDCX है, FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है। तो बहुत सारी जो एक्टिविटी हमारे प्लेटफॉर्म पे होती है, हम गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं, बताते हैं, तो इसमें मुझे लगता है काम हो रहा है। ऑब्वियसली आई बिलीव कि थोड़ा तेज होना चाहिए था, बिकॉज टेक्नोलॉजी काफी आगे से काफी तेजी से बढ़ रही है, बट उसमें थोड़ा स्लो है। बट मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में रेगुलेशन बिल्कुल आएगा, रेगुलेटर भी आएगा। जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप देखिए ना, स्टॉक मार्केट में भी 30 साल पहले रेगुलेशन धीरे धीरे आए ना, इंडस्ट्री धीरे बनी है। क्रिप्टो भी अभी 12-15 साल हुए। यस, क्विकली खुराना साहब, तो प्रधानमंत्री ने भी, वित्त मंत्री ने भी, G20 के लेवल पर ये बात आई थी कि भाई सारे देश मिलके इसको कुछ एक रेगुलेट करें, क्योंकि एक इंटरनेट, मतलब ये विद इन द बॉर्डर्स नहीं है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड है। क्या उस लेवल पे रेगुलेशन आती तो सबके लिए बेहतर होगा? अजीत जी देखिए, अगर ऐसा हो सकता है, क्योंकि बैंकिंग में ऐसा हुआ है, बहुत सारी इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रीटीज है, मनी ट्रांसफर ट्रीटीज वगैरह है जहां के ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हो सकता है तो हम सब खुश हैं उससे, क्योंकि इंडिया जो है, हालांकि उसने बैन नहीं किया, लेकिन बहुत स्ट्रिंजेंट रुख बरता है। RBI ने भी मुद्रा के हिसाब से, और सेबी ने भी हालांकि कोई स्ट्रिंजेंट रुख नहीं बरता, लेकिन कोई सहूलत नहीं दी, राइट। तो ऐसा जरूरी, लेकिन मुझे ऐसा होते नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई कंट्रीज हैं जो कि बहुत ही फेवरेबल है। अभी US भी उनमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया का ऐसा कोई रुख नहीं लग रहा। सिंगापुर एक जमाने में आज से ज्यादा लिबरल होता था। सिंगापुर एक मात्र ऐसा मुझे देश नजर आया जो कि अच्छी इकोनॉमी भी है, बट वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गए हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो दिन ब दिन और फेवरेबल होते जा रहा है। US को देखते हुए मेरे को लगता है कि काफी हलचल आएगी ग्लोबल रेगुलेशंस में। लेकिन सबसे जरूरी बात यहां पर समझनी ये है कि कभी हम कहते हैं कि रेगुलेशन नहीं है और एक्ट नहीं है और गाइडलाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरगर्दी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हर कंज्यूमर प्रोडक्ट पे, सर्विस प्रोवाइडर पे लागू होता है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। इंडियन पुलिस को IPC की बहुत सारी धाराएं धांधलेबाजी वगैरह पे जो एप्लीकेबल होती है वो सारी यहाँ पे लागू है। शेयर मार्केट में शेयर का रेगुलेटर जरूर है, लेकिन ऐसे कई एसेट्स और कमोडिटीज है इंडिया में जिसका कोई रेगुलेटर नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे अंधेरगर्दी है, वहां पर भी अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो, कुछ हो, तो उसके कानून इंडिया में बने हुए हैं। बिटकॉइन स्पेसिफिक या क्रिप्टो स्पेसिफिक नहीं है, वो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा एट लास्ट शो को कंक्लूड करते हुए कि इन्वेस्टमेंट एट योर ओन रिस्क, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दर्शक समझ सकते हैं। तो देखिए, उद्देश्य ये था, इस समय बिटकॉइन में है जोरदार तेज़ी, नो डाउट बहुत सारे निवेशक ऐसी तेज़ी से आकर्षित होते हैं, उनके मन में भी आता है, ऑप्शन भी है उनके पास निवेश करने का। हमने इसकी दोनों साइड्स रख दी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप इसे देखेंगे तो आज निवेशक के तौर पे आपके लिए क्या प्लस है और क्या माइनस है, बाकी आप फैसला जो है वो खुद ले सकते हैं। सारी चीज़ें हमने आपके सामने खोल कर रख दी हैं, अब आप अपना डिसीजन खुद बनाएंगे। आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी इसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज इस बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।